नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी। दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ हैं अभिषेक और बैंगलोर स्टूडियो से मेरे साथ हैं मानसी। तो तीनों स्टूडियो से हम अगले 1.5 घंटे तक आपको लगातार गाइड करेंगे कि मार्केट में कैसी ट्रेड हो रही है। आगे 1.5 घंटे में आपको क्या क्या करना है, कहां कमाई के मौके हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इंडेक्स के ऊपर, और मंडे तक के लिए आपकी तैयारी भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगले 1.5 घंटे में शो में कब कब क्या क्या चीजें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। 2:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ के क्यूज और स्ट्रेटजी, निफ्टी के इंडाइसेस पर, निफ्टी बैंक के ऊपर, और उसके बाद 2:10 पर हम आपके लिए ले आना शुरू करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। यानी हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम क्लोजिंग ट्रेड्स लेंगे, ऐसे शेयर्स, ऐसे स्ट्रेटजी लेंगे जो आपको कमाई करके दे सकते हैं। 2:40 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन, यानी डेरिवेटिव मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके हम खोजेंगे। 3 बजे मार्केट एट 3, यानी 3 बजे तक के बाजार का पूरा एक्शन। 3:10 पर हम आपके लिए लेकर आना शुरू करेंगे बीटीएसटी और एसटीबीटी कॉल्स, यानी ऐसे शेयर जो आज आप खरीदें और सोमवार के सेशन में बेचें, या फिर आज आप बेचें और सोमवार के सेशन में उसको कवर करें। और उसके बाद हम आपको बताएंगे 3:20 पर कि इवेंट्स कौन से होंगे अगले हफ्ते जिन पर आपको नजर रखनी है। तो ये ओवरऑल पूरे शो का खाका रहेगा। अब एक काम करते हैं, बाजार में अभी तक की जो डेवलपमेंट है, बाजार की जो बड़ी बातें हैं वो पहले जान लेते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक पर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसकी। तो चलिए, सबसे पहले निफ्टी। आप देखिए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अब जो है वो निफ्टी में तेजी 150 अंकों की हो चुकी है। 25,600 के ऊपर पहुंच गया है निफ्टी। और ये देखिए, सुबह जो है जब शुरुआत हुई थी तो ये हमने सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा अच्छी रिकवरी होगी। और आप देखिए आज जो है वो हाई जो बनाए हैं वो 25,663 के आसपास के बनाए हैं, और ठीक ठाक रेंज है। आप देखेंगे 300 के आसपास के रेंज में आज कारोबार हो रहा है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। निफ्टी बैंक को आप देखिए 450 अंक ऊपर है इस वक्त। 450 के, अब तो इनफैक्ट 500 अंकों की तेजी दिख रही है आपको निफ्टी बैंक में। 61,250 के आसपास अब निफ्टी बैंक पहुंच चुका है, और अच्छा तेजी के साथ कारोबार आपको यहां भी देखने को मिल रहा है। बैंकिंग फाइनेंशियल शेयरों में अच्छी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेक्टर्स की बात भी करते हैं। बाजार में आप देखिए आरआईएल और एलएनटी जैसे दिग्गजों में अच्छी खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। आरआईएल 1% चढ़ा है लेकिन काफी हैवी शेयर है, तो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर देता है वो निफ्टी के तेजी में। आरआईएल और एलएनटी में आपको अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी। नोवार्टिस इंडिया आज शेयर करीब 18% ऊपर है, और उसकी वजह यह है कि कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है नोवार्टिस एजी, वो हिस्सा बेच रही है अपना, और उसकी वजह से आप देखिए शेयर में अच्छी मजबूती दिख रही है। शानदार नतीजे आए थे एबीबी इंडिया के कल बाजार बंद होने के बाद, और नतीजों के बाद 8% की तेजी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। एबीबी इंडिया के शेयर में 8.5% की तेजी आपको दिखेगी। अच्छे नतीजे थे, मजबूत नतीजे थे, और उसका असर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये वो बड़ी बातें थी बाजार की, सबसे इंपॉर्टेंट 5 बातें जो मैंने आप तक रखी। लेकिन अब एक काम करते हैं, मानसी के पास कुछ और बजर्स हैं जहां आज ट्रेड अच्छा हो रहा है, तेजी है, या फिर बहुत बड़ी तेजी है, या फिर बहुत बड़ी गिरावट है। तो वो सारी चीजें मानसी से जान लेते हैं। मानसी, बताइए मार्केट में आपकी नजर कहां कहां है? बिल्कुल विकास, देखिए अच्छा सेशन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और कल जब बाजार में काफी उतार चढ़ाव और डाउनसाइड एक्शन था तब ऐसा लग रहा था कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक के लिए कन्विक्शन होगा भी या नहीं। लेकिन आज दिन की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं बाजार में अच्छी तेजी, और जैसे आप भी बता रहे थे कि फर्स्ट हाफ में ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी बढ़िया तेजी और इस मोमेंटम को कायम रख पाएगा बाजार। इस वक्त अगर देखेंगे लगभग सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। सिर्फ आईटी सेक्टर ने अब भी कम बैक नहीं किया है। लेकिन शुरुआत बजिंग सेगमेंट से करना चाहूंगी। पीएसयू बैंकिंग शेयरों को देखिए, अच्छी खासी मजबूती के बीच सरकारी बैंक क्षेत्र जो है अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है, और गौरतलब है कि इस हफ्ते की शुरुआत से सरकारी बैंक का खेमा जो है चल रहा है। कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, लगभग सारे पीएसयू बैंक स्पेस से जुड़े स्क्रिप्ट्स जो हैं अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेटल्स की चमक भी कायम है। मेटल सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को देख लीजिए, करीब 3% की बढ़त यहां पर भी देखी जा रही है। तो ऑलमोस्ट 1 से 2.5%, 3% तक के गेंस। और मेटल निफ्टी, मेटल इंडेक्स को भी देखना चाहिए, अच्छी मजबूती के बीच यहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है। हाँ, आईटी सेक्टर बिखवाली झेल रहा है, और अभी अगर आप देखेंगे एकमात्र सेक्टर जो कि आज के सत्र में गिरावट देख रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स। लाइक्स ऑफ कोफोर्ज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री,
इन्फोसिस, पर्सिस्टेंट, लार्जर आईटी प्लेयर्स और साथ साथ मिड कैप और छोटी मझोली आईटी कंपनियों में भी आज बिकवाली का दबाव है। तो ये हो गए सेगमेंट वाइज बाजार के ट्रिगर एंड बजर्स, लेकिन साथ साथ नतीजे और साथ ही खबरों के दम पर जो एक्शन आ रहा है उसके चलते भी हम देख रहे हैं स्टॉक वाइज मूव है। नोवार्टिस इंडिया भी हम बात भी कर रहे थे, पेरेंट कंपनी नोवार्टिस एजी पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, तो ये स्टेक सेल की जो खबर आई है इसके चलते स्टॉक में हम एक मूव देख रहे हैं। आज सुबह से ही नोवार्टिस इंडिया फोकस रेडार पर भी है। इसी तरह एबीबी इंडिया पर भी फोकस होना चाहिए। नतीजे आए कंपनी के, वैसे नंबर्स इनलाइन थे, इनफैक्ट प्रॉफिट के फ्रंट पर गिरावट भी हाथ लगी। रेवेन्यूज हमने करीब 6% बढ़ते देखे, मुनाफे में 18% की गिरावट थी। बावजूद इसके एबीबी इंडिया का स्टॉक जो है आज जबरदस्त उछाल दिखा रहा है। इसके पीछे की वजह है कंपनी के ऑर्डर बुक। तिमाही आधार पर ऑर्डर बुक्स की अगर बात करें, अब करीब 52% का उछाल वहां पर देखने को मिला है। क्वार्टर 4 ऑर्डर इनटेक की अगर बात करें 5 साल के उच्चतम स्तर पर 4096 करोड़ पर जाती हुई दिखी है, जो कि 52% का अपटिक है। 8-9% के गेन्स एबीबी इंडिया में इस वक्त नजर आ रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स पावर सेक्टर में यूएस बेस्ड ओईएम ग्रुप के साथ $40 मिलियन का कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर 16 यूनिट्स के लिए एचआरएसडी पाइपिंग की सप्लाई के लिए। सो ऑर्डर विन से जुड़ी एक खबर है, न्यूज बैक्ड एक्शन है, जो कि डीईई डेवलपमेंट इंजीनियर्स के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। लार्जर प्लेस में भी मूवमेंट है काफी हद तक। निफ्टी, बैंक निफ्टी को बड़ी दिग्गज कंपनियां जो है वो सपोर्ट करी, जिसके चलते अच्छे खासे एक्शन के साथ कामकाज वहां दिख रहा है। और छोटे मझौले मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स वाले स्टॉक्स जो है वहां पर भी तेजी का रुझान देखने को मिला है। लेकिन यहां से इंडेक्स पर मार्केट आउटलुक, अभिषेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक मार्केट में मोमेंटम तो कायम है। 25,600 के इर्द गिर्द निफ्टी और बैंक निफ्टी 61,200 के आसपास। कैसा लग रहा है मार्केट का आउटलुक? और इनफैक्ट ग्लोबल फ्रंट पर भी यूरोपियन मार्केट्स भी अच्छे खुले हैं, फ्यूचर से भी बेहतर संकेत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मानसी, देखिए संकेत ठीक ठाक हैं। और कल हम कह भी रहे थे कि नहीं, बाजार में जो गिरावट आ रही है ना, ये ठीक है कि ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय बाजार थोड़ा ज़्यादा ही गिर गए। उतना गिरना चाहिए नहीं था। और कल हमने कहा भी था साफ तौर पर कि जो ट्रेडर अगर रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप गिरावट का इस्तेमाल खरीदारी के लिए कीजिए। और वहाँ से देखिए कल 25,400 के नीचे निफ्टी ने गोता लगाया था 25,393 तक। और आज हमने देखा कि 25,600 के ऊपर भी निफ्टी इंट्राडे में गया। तो पैसे लोगों के बने होंगे। और कल की गिरावट की हालांकि बाजार ने आज पूरी भरपाई नहीं की है, 1/3 से थोड़ी ज़्यादा रिकवरी निफ्टी के लेवल में हो चुकी है। और निफ्टी करीब में इस वक्त देखिए 140 अंकों पर आपको नजर आएगा, 25,600 के आसपास कारोबार हो रहा है। एक वजह और थी, सुबह हमने बताया था कि जो पुट कॉल रेशियो था वो ओवरसोल्ड जोन के बेहद करीब था, 0.6 हो गया था निफ्टी का पुट कॉल रेशियो। और बार बार हमने देखा है, पिछले महीने भर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जब जब बाजार उस जोन के आसपास जाता है एक अच्छी रिकवरी, एक बढ़िया पुलबैक देखने को मिलता है। और वो एग्जैक्टली हमने वैसे ही होते हुए देखा। निफ्टी बैंक रिलेटिव स्ट्रेंथ निश्चित तौर पर अच्छी है। और वहां पर हमने कल भी कहा था कि रिकवरी पहले आएगी और ज्यादा आएगी। और देखिए मतलब निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं उनके गिरने की कोई ऐसी वजह है नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ लगातार अच्छी बनी हुई है। आज भी अगर आप देखेंगे तो आईटी को छोड़ के पूरा का पूरा बाजार ठीक नजर आ रहा है। एक चिंता यह है कि इंडिया विक्स एलिवेटेड है 8% ऊपर, 14.5 के आसपास का इंडिया विक्स नजर आ रहा है। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है अगर आप इंडेक्स में निफ्टी को देख रहे हैं तो। बाकी मिड कैप में आधे % के आसपास की तेजी है, स्मॉल कैप में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। और ग्लोबली जैसा कि आपने कहा कि माहौल ठीक है। 25,600 बहुत ही क्रूशियल लेवल है मानसी, क्योंकि 25,600 के लेवल पर हम देख रहे हैं कि अगर आप कॉल साइड देखें या फिर पुट साइड देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ हो सकता है कि बाजार थोड़ा सा समय बिताए। और 25,600, 25,700, 25,800 अब बाजार में एक तरफा मूव ऐसे एक झटके में नहीं देगा, रुक रुक के चलेगा, थोड़ा समय बिताएगा हर लेवल पर। क्योंकि इन 3 स्ट्राइक्स पर हम देखें कि निफ्टी के लिए रेजिस्टेंसेस हैं। 25,800 अगर पार कर लेगा तो फिर आपको हो सकता है कि 25,800 से लेकर 26,000 तक जाने में बाजार को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन तब तक थोड़ा सा बाजार हम देखें कि रुक रुक के चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट है मेरा मानना है कि वो 25,500 पर है, जो रेजिस्टेंस का लेवल है 25,700 का है। आज फिर से अगर आपको रिस्क पसंद है तो फिर आप अगर अभी भी जो 1.5 घंटे के आसपास का समय बचा है, अगर बाजार यहां से नीचे जाता है तो निश्चित तौर पर आप बाजार में बाइंग कीजिए 25,500 के स्टॉप लॉस के साथ।
शॉर्ट को लेकर देखिए कल भी मेरा कन्विक्शन नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं है। कल हमें लगा था कि नहीं बाजार में रिवर्सल की संभावना ज्यादा है, तो शॉर्ट आप छोड़ दीजिए। निफ्टी बैंक की बात करें, आज 61,000 के पार निकल के आ गया है। और अगर आपको बाय ऑन डिप करना है ना, तो निफ्टी बैंक में ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कल भी हमने कहा था कि अगर 500-700 पॉइंट की गिरावट आती है तो आप डेफिनेटली निफ्टी बैंक में आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं अपने रिस्क को एनालाइज करके। और आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक को अगर आप छोड़ दीजिए तो चौतरफा निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स में आपको खरीदारी का माहौल दिखाई देगा। 60,700 एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है प्योरली इंट्राडे के लिए आज के लिए। और रेजिस्टेंस की बात करें तो जो रेजिस्टेंस में जोन की बात करूंगा वो है 61,200 से लेकर 61,500 का। इसके पार अगर निकलता है तो फिर एक वन साइडेड रैली आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकती है। और निफ्टी बैंक स्टिल वेल प्लेस्ड है आपको इसमें पैसे लगाने के लिए, क्योंकि निफ्टी बैंक में ना आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दोनों के दोनों अभी चले नहीं है। जब ये चलने पर आ जाएंगे, क्योंकि वेटेज अच्छा खासा कमांड करते हैं दोनों शेयरों की। अगर हम निफ्टी बैंक में वेटेज की बात करें तो 50% से ऊपर का वेटेज है। तो मुझे लगता है कि अभी भी सरकारी बैंकों के सपोर्ट से चला है, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग में इनका जोर लगना अभी बाकी है। और ये लग गया तो फिर 62,000 के लेवल भी आप निफ्टी बैंक में आते हुए देखेंगे, कोई बहुत सरप्राइजेस नहीं है। तो निफ्टी बैंक वेल बेटर है निफ्टी के मुकाबले गिरावट पर खरीदारी करने के लिए। और स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर जरूर है, हालांकि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए बाजार में। वीकेंड वाली अनिश्चितता है बाजार के लिए, इसीलिए ऊपरी स्तरों से आज के सत्र में हमने थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू क्या है। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह हैं, लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन है और पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी नाउ स्वदेश पर। तेजस भाई, शुरुआत आज आपसे कर लेते हैं। इंडेक्स को लेकर आपका व्यू, और वीकेंड से पहले 3:30 बजे से पहले के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अभिषेक जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हम पिछले 3-4 दिनों से काफी बड़ी उठापटक देख रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल टेंशन। तो जब तक ये ग्लोबल टेंशन रहेगा मुझे नहीं लग रहा है निफ्टी में कोई बड़ी रैली आएगी। एट द सेम टाइम 25,450 25,500 के करीबन मेजर सपोर्ट है। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है कोई बड़ी पैनिक है नहीं। मुझे लग रहा है आज के सत्र में कोई बड़ी मूवमेंट अभी नहीं होगी फ्रॉम दी करंट लेवल्स, क्योंकि बिकॉज वीकेंड में कोई बड़ी पोजीशन लेके जाने के लिए तैयार नहीं होगा ड्यू टू यूएस एंड ईरान टेंशन। तो जिसके पास अगर लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी में तो बने रह सकते हैं 25,450 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता निफ्टी में कोई बड़े पैनिक की संकेत नहीं दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने कल के सत्र में ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी, बट आज बैंक निफ्टी ने वापस 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है रिलेटिवली स्ट्रांग है। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई बना था 61,750 का पोस्ट इंडो यूएस ट्रेड डील, वो लेवल रीटेस्ट हो सकता है। तो ये आपकी इंडेक्स पर स्ट्रेटजी हो गई। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले जाते हैं अंशुल जी के पास। जरा अंशुल जी, गुड आफ्टरनून। और जो सुबह आपने कॉल दी थी ना, आज प्रदीप जी भी एकदम पूरे फॉर्म में है और अंशुल जी भी पूरे फॉर्म में है। एबीबी इंडिया का शेयर आपने दिया था, स्क्रीन पर ले आते हैं एबीबी इंडिया और साथ में ले आते हैं अंशुल जी को। अंशुल जी, अपडेट दीजिए, क्या है, क्या करें अब? 8% की तेजी, 9% की तेजी, इनफैक्ट क्या करना है अब? सब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 6050 पे डिस्कस हुआ था, 6248 का टारगेट था, 6240 का हाई बन चुका है, 8 रुपए रह गए हैं। अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वीकेंड के लिए कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। 200 रुपए बन रहा है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। इसके साथ बैंक निफ्टी का भी अपडेट रहेगा। 60,560 से लगभग 61,380 का टारगेट था, 61,360 का हाई बना है, 20 पॉइंट रह गया था, तो 800 पॉइंट मिल रहे हैं, इसको भी बुक करना चाहिए। और एक मॉर्निंग में एस्ट्रल का बाई कॉल दिया था 1615 पे, 1642 का हाई बना है, वहां भी 27 रुपए मिल रहे हैं। तीनों में प्रॉफिट बुक करके एक बार कैपिटल को खाली कर लेना चाहिए। तो कैपिटल को खाली कर लेना है, ये सलाह है। वीकेंड में लेकर मत जाइए, बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अचानक से ऐसी डेवलपमेंट्स हो जा रही हैं जो मार्केट की पूरी दशा और दिशा ही चेंज कर दे रही हैं। तो ठीक है, ये अच्छी स्ट्रेटजी है अंशुल जी की तरफ से। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की और लेकर आते हैं आपके लिए कमाई के मौके।
क्लोजिंग ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे प्रदीप जी से। प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून, और बताइए सबसे पहले क्या मौके आप तलाश रहे हैं क्लोजिंग में 1.5 घंटे में, क्या मौके हमें खोजने चाहिए? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू विकास जी एंड सारे पैनलिस्ट को। देखिए पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं, कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एक बार एडवाइस यही रहेगा कि अपने पर्सनल फाइनेंशियल एवं खुद भी स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए आज पहला तो एक अपडेट देना चाहूंगा कि KRN हिट एक्सचेंज मैंने सुबह सुबह 810 8-9 के आसपास दिया था, अभी 909 का हाई लगाया, अभी भी 0.12% ऊपर है। सो मैं समझता हूँ कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेना चाहिए। टाटा इन्वेस्टमेंट का कॉल दिया था सुबह सुबह, हाथों हाथ प्रॉफिट हुआ था, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग है। और PB फिनटेक का मैंने कॉल दिया था, PB फिनटेक में भी अभी देखिए डे हाई लगाया। मुझे लगता है कि एक बार आपको 17-18 रुपये का आसपास मिल रहा है, अभी 1520 1522 के आसपास चल रहा है। अगर कोई भी सेफ जाना चाहते हैं एक बार, तो आप प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। लेकिन अभी भी जो टारगेट मेरा था 1550 का सेकंड टारगेट, वो अभी भी ओपन है, तो आपको बने रहना चाहिए। एंड ये रहा अपडेट। और जो आज कॉल मैं लेके आया हूँ, पहला कॉल रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरे को लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एक रैली आना नेक्स्ट वीक पॉसिबल होगा। और अभी जिस तरीके से एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 308-7 के आसपास, उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन इसमें हो चुका है 277-80 के आसपास, फिर से 280 रिविजिट करने के बाद जो 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसमें पहला टारगेट होना चाहिए 314, सेकंड टारगेट 325 होना चाहिए, 294 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बाय करके जाइए। नेक्स्ट 7 से 8 दिन का व्यू आपको यहाँ पे रखना चाहिए। सेकंड कॉल लेके आया हूँ आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड। मुझे लगता है कि 9 अभी 11 के आसपास का प्राइस चल रहा है, लगातार डबल बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी डबल टॉप भी किया था, क्योंकि 900 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। अभी 900 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, इनफैक्ट 5, 9 एंड 20 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस है, इसके ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। सो हमें लगता है कि नेक्स्ट 4 से 5 दिन 7 दिनों में यहाँ पे भी कुछ धमाका हो सकता है। सो डेफिनेटली बाय करके जाइए। पहला टारगेट यहाँ पे होना चाहिए ऑलमोस्ट 935, सेकंड टारगेट 970 प्लस जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस आपको 877 आपको मेंटेन करना चाहिए। और एक कॉल जो मेरा रडार पे अभी अभी आ रहा है, कंपनी का नाम रहेगा थर्मैक्स। थर्मैक्स लिमिटेड, मुझे लगता है कि KRN जो हीट एक्सचेंज है, इसके बाद थर्मैक्स में रैली आ रहा है। इसमें भी आपको नेक्स्ट वीक ये मूव आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका जो न्यू प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो कि कूलिंग में भी काम करता है डेटा सेंटर में। सो मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद एक बेस फॉर्मेशन के बाद भी यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। बाय करके जाइए। करेंट जोन से 3250 रहेगा पहला टारगेट, उसके बाद 3400 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है। स्टॉप लॉस आपको 3050 में मेंटेन करना है। बिल्कुल, तो 3 कॉल्स थर्मैक्स आप देखिए, 3250, 3400 2 टारगेट आपको, और स्टॉप लॉस रखना है 3050। लेकिन KRN हीट एक्सचेंजर एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। KRN हीट एक्सचेंजर, आज सुबह जब प्रदीप जी ने ये कॉल दी तो उन्होंने 2 टारगेट दिए KRN हीट एक्सचेंजर के ऊपर। 830 का पहला टारगेट दिया और 880 का दूसरा टारगेट दिया, 776 का लगाना था स्टॉप लॉस, ये स्ट्रेटजी दी थी उन्होंने। और देखिए 883 पे ऑलरेडी है, यानी दूसरा टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। ठीक है ना प्रदीप जी, बुक करना है ना, पक्का है ना, प्रॉफिट बुक करें एकदम। ना? देखिए जिनका शॉर्ट टाइम व्यू है, मैं बोलूंगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी ये जो थीम है, फंडामेंटल ड्रिवन रैली चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी नेक्स्ट आने वाला 1 से 2 हफ्ते में इसमें 1000 प्लस आपका रैली आने वाला दिनों में आपको मिलेंगे। अगर आपका व्यू थोड़ा पोजिशनल है, आप होल्ड करके जाइए, प्रॉफिट बुक मत कीजिए। अगर आपने 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए व्यू बनाए थे, थोड़ा बहुत आपका ज्यादा क्वांटिटी था, तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये राय KRN हीट एक्सचेंजर के ऊपर। चलिए अब हमारे दूसरे दोनों मेहमानों के पास भी चलते हैं, तेजस जी के पास चलते हैं। तेजस जी बताइए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी क्लोजिंग के हिसाब से, कौन से शेयर्स? देखिए विकास जी, आज की जो मेरी पहली ट्रेड है वो है PSU बैंकिंग स्पेस से दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियरली ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, और आज भी देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक। हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी हमने कल के सत्र में, बट मुझे लग रहा है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की जा सकती है एट द करंट जंक्चर, और मे बी ऑन अ माइनर डिप। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1169 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 1245 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1277 का। और दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि ये जो इंडो US और ईरान का जो टेंशन है, उसके चलते जो ऑयल रिलेटेड कंपनीज है उसमें एक स्पाइक आने की संभावना है। और ऑयल इंडिया का स्टॉक देखेंगे तो एग्जैक्टली
डेफिनेटली परसों के सत्र में 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, राइजिंग ट्रेंड लाइन में भी स्टॉक सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। तो ये हल्की सी जो गिरावट आई है उसमें खरीदारी करनी चाहिए ऑयल इंडिया में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 449 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 500 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 525 का। ठीक है, 525 तक भी जाता दिख सकता है ऑयल इंडिया, और इसके पीछे की वजह भी है। ऑफकोर्स हम देख रहे हैं एनर्जी पैक में ओवरऑल जो देख रहे हैं उबाल, और यूएस ईरान के बीच जो तनाव की स्थिति है वो लगातार एस्केलेट होती हुई, और इसका असर हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल पर। इवेंचुअल इम्पैक्ट ऑयल इंडिया पर अभी आता हुआ दिखेगा। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स और ऑयल मार्केटिंग रिलेटेड क्रूड एनर्जी स्पेस रिलेटेड स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन अंशुल आप बताइए आपके रेडार पर कौन से सेगमेंट्स और कौन से स्टॉक्स है क्लोजिंग ट्रेड्स में? देखिए, नमस्कार मानसी जी। देखिए, मेरे रेडार पे लूमैक्स टेक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बढ़ी है, दिसंबर क्वार्टर में लगभग 23.92% से बढ़ के 24.52% हुई है, और एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। तो लूमैक्स टेक बाई करना चाहिए 3710 पे। स्टॉप लॉस 1685 का रहेगा और टारगेट 1755 का रहेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप और ट्रूथ सोशल दोनों वीकेंड पे बहुत एक्टिव रहता है। मैं एक ही कॉल के साथ जाना चाहूंगा, मंडे से फिर फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। अगर कुछ भी नहीं होता है तो मंडे से मार्केट बैक इन एक्शन आ जाएगा, जो अप ट्रेंड है वो रिज्यूम हो जाएगा। मंडे से फिर वापस बढ़िया काम करेंगे। फिलहाल के लिए एक लूमैक्स टेक लेके जाना चाहिए। ठीक है, ल्यूमेक्स टेक 1710 के लेवल्स करीब 3% के गेन्स के साथ यहां पर ट्रेड है। कॉशियस आउटलुक अपना रहे हैं अंशुल, और एहतियात बरतते हुए एक स्टॉक जिस पर ये राय एज क्लोजिंग ट्रेड मौका यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। एक और स्पेस है एम्बर एंटरप्राइजेस, और प्रदीप गुड आफ्टरनून, आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। नतीजों के लिहाज से अच्छे सेट ऑफ नंबर्स हैं। सालाना आधार पर कंपनी की बिक्री जो है उसमें करीब 38% की बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा कामकाजी मुनाफे में भी हमने 72% का अपमूव देखा है। ऑल इन ऑल अगर आप देखें पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छी मजबूती दिखा रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं स्टॉक में काफी ज्यादा कोई मूव नहीं नजर आ रहा है, रैदर डाउन ट्रेंड्स हैं। अच्छे नतीजों के बावजूद ये स्थिति है। टेक्निकली क्या चार्ट्स में कोई अपमूव है या यहां से फिर से डाउन ट्रेंड्स शुरू होंगे? देखिए, बने रहना चाहिए। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड और उसका बेस फॉर्मेशन सक्सेसफुली हमने बनते हुए पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट में हमने देखा है। मैं समझता हूं कि 6850 पे आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। एक रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है अभी करेंट जोन से 8474 के आसपास, 8400 8500 के रेंज पे, वो आपको पहला टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। वो ब्रेक होने के बाद जिस तरीके का फंडामेंटल भी है, बहुत बढ़िया काउंटर है। मैं समझता हूं कि आपको 9000 तक भी अगर आप थोड़ा भी टाइम देके जाते हो तो आपको आने वाला दिनों में टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड करना चाहिए, बने रहना चाहिए। थोड़ा नीचे आने पे मैं बाय ऑन डिप भी करना पसंद करूंगा। ऑलराइट, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 8000 के ऊपर तक के टारगेट्स हो सकता है कि स्टॉक दिखा जाए। अगर पोजीशन इंटैक्ट रखें और यहां से फर्दर डाउनसाइड अगर दिखे तो एंट्री अपॉर्चुनिटी भी ढूंढनी चाहिए। ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। इसके अलावा अंशुल आपसे कैपिटल गुड स्पेस पे एक टेक जानना चाहूंगी। लगभग सारे स्टॉक्स कैपिटल गुड स्पेस से जुड़े जो हैं वो मजबूती दिखा रहे हैं। एबीबी इंडिया, यहां पर तो न्यूज फ्लो है जिसके चलते नतीजे ठीक ठाक रहे, रेवेन्यू के फ्रंट पर प्रॉफिट गिरा है, लेकिन ऑर्डर बुक में दमदार लेवल्स हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एबीबी इंडिया का स्टॉक करीब 9% की तेजी दिखा है। लेकिन जीमेंस, डेटा पैटर्न्स, कमिंस इंडिया, एलएनटी, बीएल, ये पूरा का पूरा सेक्टर ही है जो कि आज अच्छी तेजी दिखा रहा है। कोई टेक्स बन रहे हैं कैपिटल गुड स्पेस पर? देखिए, अगर लेके जाना है तो फिर एलएनटी लेके जाना चाहिए। 3 दिन की टाइट रेंज से ओपन लो के साथ आज ब्रेकआउट बना है। अभी भी यहाँ से कम 25 से 40 रुपए की अपसाइड बची हुई है। 4400 4420 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर लेके जा रहे हैं तो फिर स्टॉप लॉस लीजिए 4320 का। 4320 के स्टॉप लॉस से 4420 तक के लिए एलएनटी प्ले किया जा सकता है। गुड स्पेस में अगर कुछ प्ले आउट करना है तो एलएनटी पर एक नजर होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार प्रदीप, अंशुल और तेजस से बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहेंगे। Presented by
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो है बनी हुई है और निफ्टी करीब करीब 140 अंकों पर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो जो तेजी है लगभग 500 अंकों के आसपास की है। मैं इंडेक्स वाले ही स्टॉक जरा पूछता हूं क्योंकि वहां पर थोड़ा सेफ्टी नेट ज्यादा हो जाता है जब थोड़ी सी ना अनिश्चितता का माहौल होता है। और एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है, वो है SBI लाइफ का। SBI लाइफ हम देख रहे हैं कि फ्रेश लॉन्ग ऐड हो रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी बहुत अच्छी है। डिलीवरी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है SBI लाइफ में। अंशुल जी, आप जरा राय दीजिए। अपने 52 वीक हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मान लीजिए किसी को अगर नई खरीदारी करनी हो तो अभी लेना है या फिर 2090 रुपए के ऊपर लेना है, आपकी राय सर? सर, लेने के लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर थोड़ा सा ये वीकेंड वाला रिस्क आपको नहीं लेना है तो फिर आप अभी ले सकते हैं, क्योंकि ओपन लो के साथ ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है 2064 के ऊपर। तो ब्रेकआउट बिल्कुल बना है, ओपन लो की फॉर्मेशन है, 2040 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। बट वही वीकेंड वाला रिस्क, ट्रूथ सोशल वाला जो वॉलेटिलिटी है, इंडिया विक्स से बड़ी वॉलेटिलिटी वहां से आती है। तो अगर वो वॉलेटिलिटी इग्नोर कर दें तो बिल्कुल इस स्टॉक को आप BTST या 2 से 3 दिन का स्विंग ट्रेड बनाते हैं तो 2110 रुपए का बेयर मिनिमम टारगेट मिलता हुआ दिखेगा। 2040 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, 2110 रुपए तक जाने के लिए SBI लाइफ का शेयर तैयार है और वहीं पर इसका 52 वीक हाई है, तो वहां तक कम से कम जाने के लिए आप इस पर दांव लगा सकते हैं। पावर ग्रिड में हमने देखा था कि कल के सत्र के पहले लगातार 3 दिन 300 रुपए के आसपास ही हमने क्लोजिंग होती हुई देखी, 300 रुपए से थोड़ा सा ऊपर। कल थोड़ा क्रैक आया लेकिन आज अच्छी वापसी करता दिखाई दे रहा पावर ग्रिड और प्राइसेस फिर से आपको 300 रुपए के नजर आएंगे। प्रदीप जी, पावर ग्रिड कितना पावर आपको लग रहा है इसमें और क्या नया सौदा डालना है इसमें? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि पावर ग्रिड में पावर अभी भी बाकी है और इतना पावर है कि इमीडिएट लेवल पे 321 325 लेवल जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा। प्रीवियस वीक का जो लो था ऑलमोस्ट 288 287 के रेंज पे, 287 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। शॉर्ट टाइम में आपको 321 से 325 का रेंज टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। 325 अगर सस्टेन हो जाता है इसके ऊपर सक्सेसफुली, उसके बाद आपको 338-40 तक भी आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। सो कंटिन्यूअसली जिस तरीके से एक मोरूबोजू कैंडल फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर से अपने जो प्रीवियस वीक का हाई है उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, मैं समझता हूं कि यहाँ पे एक बाई कॉल इनिशिएटिव है और आपको बाइक भी करना चाहिए। ठीक है, पावर ग्रिड के लिए 321 रुपए 325 रुपए का टारगेट। सरकारी बैंकिंग स्पेस में देखिए SBI तो अच्छा खासा चल गया, बाकी शेयरों ने भी दौड़ लगाई है, लेकिन PNB अभी भी मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव है। 130 रुपए के प्राइसेस, कल थोड़ा गिरा लेकिन फिर से आज अप ट्रेंड में और ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। अंशुल जी, PNB में क्या राय होगी आपकी? सर, वैसे भी बैंकों में रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है। PNB में भी करंट वीक में फ्रेश ब्रेकआउट कैंडल बन रही है, वीक हाई पे जाके क्लोज कर रहा है। कल इनसाइड बार था जिससे ब्रेकआउट बना है 128.60 पे। इस ब्रेकआउट का इमीडिएट एक रेजिस्टेंस 135 पे है, तो उसी को टारगेट के तौर पे यूज करना चाहिए। 135 का टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। स्टॉप लॉस 125 रुपए का लगा लेना चाहिए। बिल्कुल, तो ये रहा है PNB के ऊपर। अच्छा, जरा फोकस करते हैं हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज पर। आप देखिए TARIL ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और दूसरा सीमेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इन दोनों कंपनियों में आप तेजी देखिए, 5-6% की मजबूत जो है वो रफ्तार देख रहे हैं हम यहाँ पर। आप देखिए रिटर्न भाई अगर आप देखेंगे ना एक हफ्ते का, तो 12-13% का रिटर्न आपको दोनों ही शेयरों में मिल गया है एक हफ्ते के अंदर। अगर आज की तेजी को छोड़ दे पिछले एक हफ्ते में ही, और आज 5-6% और चढ़ गए। तो इन पर क्या राय बनती है? तेजस जी से एक बार पूछते हैं, क्या अभी और गैस बाकी है, थोड़ी और तेजी यहाँ से दिखेगी? अगर कुछ एंट्री लेनी है तो क्या करना चाहिए? तेजस जी जरा एक बार चेक कीजिए, बताइए। ओके, तेजस जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रदीप जी, आप जरा चेक कीजिए कि क्या राय बनती है आपकी इन दोनों शेयरों पर, TARIL और सीमेंस। जी बिल्कुल। देखिए अभी सीमेंस पे हमने देखा 3298 के आसपास का प्राइस है, एक ऑलमोस्ट रेसिस्टेंस जोन के आसपास आ चुका है। करेंट जोन से भी 100 पॉइंट का एक अप मूवमेंट मैं देख पा रहा हूँ। 3380 इसके ऊपर सस्टेन होने पे सीधा सीधा 3800 तक आपको लेके जा सकता है। अगर किसी के पास पोजीशन है, आपको बने रहना चाहिए, बिल्कुल होल्ड कीजिए, लेकिन
बेटर होगा कि पोजीशन अभी ना बना के, अगर नीचे मिलता है तो तब बनाइए, अदरवाइज 100 पॉइंट ऊपर 3400 इसके ऊपर आप एक बार बनाइए, लेकिन अभी नहीं। और ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स अभी 318 के आसपास का प्राइस है। रिसेंट मुझे लगता है कि 335 तक जा सकता है, वहां पे एक रेजिस्टेंस है 335 के आसपास। 335 ब्रेक होने के बाद आपको 385 से 389 तक जाने का इसमें पोटेंशियल है। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ऑलरेडी स्टॉक हमने क्लाइंट को कॉल भी दिया है, तो एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन भी करके जाइए 295 के रेंज पे। बिल्कुल, तो 295 के रेंज पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको, और यहाँ पे और तेजी दिख सकती है, ऐसी राय जो है वो प्रदीप जी की बन रही है इस पर्टिकुलर शेयर पर। चलिए एक और शेयर पर फोकस करते हैं ज़रा। औरो फार्मा लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। औरोबिंदो फार्मा 3% की गिरावट आज जो है वो, नहीं, गिरावट जो है वो थोड़ी कम हो गई है। अब जो है वो औरो फार्मा में जो गिरावट है वो थोड़ी सी कम हुई है, लगता है निचले स्तरों पे जो है थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है। अब 1.5% की ही गिरावट रह गई है। चलिए इसको फिर छोड़ देते हैं अभी के लिए। कुछ और शेयरों पर ज़रा फोकस करते हैं। एक राय आईआरसीटीसी पर भी चाहिए। आज देखिए अच्छे वॉल्यूम के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। अंशुल जी, आपकी राय चाहिए होगी आईआरसीटीसी के ऊपर। देखिए 3-3.5% की तेजी आज देखने को मिल रही है, और बहुत मतलब एक काफ़ी अच्छे खासे अरसे के बाद देखने को मिल रही है तेजी आईआरसीटीसी के शेयरों में। लगातार जो है वो बेरिश व्यू ही सुनने को मिल रहे थे। भले ही कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन गिरावट लगातार थी, और काफ़ी ज़्यादा गिर के शेयर जो है वो, कई व्यूअर्स तो ऐसे हैं जो 900 950 के भाव पर खरीद के बैठे हैं, और वो सवाल पूछते रहते हैं हमसे क्लोज, हमारे जो ट्रेडिंग वाले जो शोज़ हैं उनके दौरान। क्या राय बनेगी अंशुल जी, क्या ये नई तेजी की शुरुआत है? सर, आईआरसीटीसी में कल भी डिस्कशन अपना हुआ था कि बाउंस बैक में 50 डे मूविंग एवरेज 642 643 तक जाएगा। ना सिर्फ वहां तक गया, बल्कि उसको ब्रीच कर रहा है, और वॉल्यूम राइज ऑलमोस्ट 272% है अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तो ये बाउंस बैक अभी और एक्सटेंड करेगा। नेक्स्ट टारगेट 660 रहेगा। तो जिसमें भी कल सवाल सुन के लॉन्ग किया था 641 642 के टारगेट के लिए, बुक करने की जगह टारगेट को रिवाइज कर लेना चाहिए, 660 रुपए कर लेना चाहिए। मोस्ट लाइकली मंडे या ट्यूसडे 660 रुपए अचीव होगा, वहां पे रिवाइज करेंगे। वो मेजर रेजिस्टेंस है। अगर रिजेक्ट हुआ तो वापस से डाउनसाइड खुलेगी। अगर उसके ऊपर एक्सेप्टेंस मिलती है तो फिर और थोड़ा सा अप ट्रेंड, मतलब ये बाउंस बैक और थोड़ा सा गहराएगा। तो 660 का टारगेट रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, 660 के टारगेट को रिवाइज कर लें। ये राय फिलहाल आईआरसीटीसी पर 3.25% के गेंस 648 के लेवल्स पर फिलहाल यहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गई है, मार्केट एक्सपर्ट आस्था जैन हमारे साथ है। आस्था, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस के साथ करते हैं, बताएं क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं आपके? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, क्लोजिंग ट्रेड में मुझे सबसे पहले पसंद आ रहा है एनटीपीसी। एनटीपीसी की बात करें तो आज बहुत बढ़िया, एक हम जिसे बोल सकते हैं साइडवेज जो एक ट्रेंड चल रहा था उसका ब्रेकआउट ये अभी दे लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इस काउंटर पे नजर बनाई जा सकती है। अभी 373 के आसपास चल रहा है। इन्हीं स्तरों पे एक बार खरीदारी का विचार भी रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस इसमें जो मेंटेन किया जाएगा वो 360 का रहेगा, और अब जो इसमें टारगेट्स रखे जाएंगे वो 390 के रहेंगे। तो एनटीपीसी अच्छा लगता है और खरीदारी करने की सलाह रहेगी इसका आपको। 3% के गेंस इस वक्त देख रहा है। 372 373 के स्तर, यहां से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हैं अगर निचले स्तरों पर मिल जाए। एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढें और एग्जिस्टिंग पोजीशंस इंटैक्ट रखें। ये राय हो गई आस्था जी की तरफ से। अमोल आठवले भी हमारे साथ हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं। अमोल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप भी बताएं आपके क्लोजिंग ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या कुछ है आपके फोकस रेडार पर? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1370 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1415 और 1425 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1340 का। एक डिसेंट अप ट्रेंड में स्टॉक बना हुआ है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। डेली और वीकली सेटअप भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। मुझे लगता है यही सेटअप शॉर्ट टर्म में भी कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये हमने हमारे प्लेटफॉर्म में मीडियम टर्म के लिए भी रिकमेंड किया हुआ है। दूसरा ब्रिटानिया के साथ जाना चाहूंगा। 6100 के आसपास है। पोजिशनली 6350 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 5980 का। एक कल का जो करेक्शन था उसमें इतना इम्पैक्ट दिखा नहीं ब्रिटानिया का। अगर हम डेली और वीकली सेटअप भी देखते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 5980 एक सैक्रोसैंट सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर है ये पॉजिटिव सेटअप कंटिन्यू होने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं।
ओके तो चलिए एक्सिस बैंक और ब्रिटानिया इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर कन्विक्शन है और साथ ही एफएमसीजी प्ले पर हमारे एक्सपर्ट लगातार इनफैक्ट तमाम एक्सपर्ट्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर तो अपने पॉजिटिव आउटलुक्स बता ही रहे हैं, अच्छी मजबूती और ये कायम रहने के आसार। पीएसयू बैंक वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स आज के सत्र के लिए। प्रदीप, लेंसकार्ट के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं। अच्छी तेजी 2% के गेंस के साथ यहाँ कामकाज देखने को मिल रहा है। चुनिंदा ब्रोकरेजेस का भरोसा भी है लेंसकार्ट के स्टॉक प्राइस पर। इनके बिजनेस रैशनल को लेकर पॉजिटिविटी इन रिपोर्ट्स में बताई गई है और यहां से फर्दर 27% के अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रही है एक मोतीलाल की रिपोर्ट। 600 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। इनका ये कहना है कि एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, विजन क्लियर है, इसी के चलते स्ट्रांग स्ट्रक्चरल ग्रोथ टेलविंड्स नजर आते हैं। लेंसकार्ट 489, 490 के लेवल्स पर क्या आपको आकर्षक लगता है? जी बिल्कुल मानसी जी, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ लेंसकार्ट के बिजनेस को लेके। इनफैक्ट जब आईपीओ आया था बहुत सारे कंट्रोवर्सी थे पीयूष बंसल जी को लेके भी, लेकिन उस टाइम पे हमने देखा जिस दिन लिस्टिंग हुआ उस दिन 358 359 के आसपास का एक लो लगाने के बाद जिस तरीके से 400 पे अच्छा खासा एक सस्टेनेबिलिटी हुआ है प्राइस के साथ, उसके बाद कभी 400 के नीचे ही नहीं गया। आप देखेंगे 425 में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये स्टॉक फिर से जो एक रैली आया है, मैं समझता हूँ कि आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। इनफैक्ट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पर्टिकुलर स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। हमने इसमें बाइंग कवरेज भी स्टार्ट किए थे 430 से, और मैं समझता हूँ कि आपको बने रहना चाहिए क्योंकि रिसेंट इनका जो रिजल्ट आया था वो भी बहुत प्रोमिनेंट है एंड अभी ऑलमोस्ट 450-60 को भी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी आपको 530 एंड 600 एंड अबव हाई प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। एंड मैं एवरी 2 से 3 वीक में लेंसकार्ट के शोरूम में भी जाता हूँ। इनफैक्ट मेरा चश्मा भी लेंसकार्ट का है, सो मैं तो पॉजिटिवली देख रहा हूँ। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट लेंसकार्ट के प्रोडक्ट्स आई थिंक सभी इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास भी है लेंसकार्ट के स्पेक्स और हाँ, बिजनेस फंडामेंटल्स बेहतर नजर आ रहे हैं और कन्विक्शन लगातार ब्रोकरेजेस का भी, एक्सपर्ट की तरफ से टेक्निकल नजरिया भी। पैनल पर राजेश पालविया जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फ्राइडे आफ्टरनून और अच्छी तेजी देख रहा है मार्केट। गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छी बनी और निफ्टी ने कल के एक सेल ऑफ के बाद आज ऑलमोस्ट 50% तो रिट्रेस करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। बट अभी भी हमें लगता है निफ्टी में जब तक 25,700 के लेवल क्रॉस नहीं होते, ये जो मूव बना है यहाँ पे हमें लगता है कि वापस हायर साइड पे सप्लाई बन सकता है, तो 25,700 क्रूशल है। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है यहाँ पे सम्मान कैपिटल को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है फ्लैग फॉर्मेशन का, और हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट बना है सम्मान कैपिटल में, यहाँ पे ये मूव 160 टू 165 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 151 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वहाँ पे अप ट्रेंड सस्टेन है, जो कि स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एलएनटी का। यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है स्टॉक में, जिस तरीके से कमबैक किया है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे वापस स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे रिगेन होते हुए दिखा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4,450 4,500 की तरफ अब नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं। एलएनटी पे बाय करने की सलाह है। 4320 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गए रिकमेंडेशंस राजेश जी की तरफ से। सम्मान कैपिटल 165 के लेवल्स पर टारगेट को ध्यान में रखते हुए 151 का स्टॉप लॉस। एलएनटी पर फर्दर कन्विक्शन, अभी थोड़ी देर पहले हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तब बी कैपिटल गुड स्पेस में एलएनटी पर कॉन्फिडेंस मिला था और अब राजेश जी के फोकस रेडार पर भी एलएनटी 2.5 से 3% के गेंस। तेजी है बाजार में, एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस आगे हैं और 25,600 के पार निफ्टी 61,200 के एब्सोल्युटली करीब बैंक निफ्टी फिलहाल खड़ा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और ब्रेक के पहले हम डिस्कस कर रहे थे हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनी, एक और कंपनी इस रडार पर है 4.5% की तेजी के साथ 52 वीक हाई पे, यानी अपने साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। हिताची एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं। इस पर राय लेंगे राजेश पालविया जी से। बड़ा शेयर है, 23,000 के आसपास का शेयर है और 4.5% की तेजी है इसमें। क्या राय बनती है राजेश जी आपकी? क्या करना चाहिए अगर किसी के पास हो तो, और किसी को अगर लेने हो तो क्या करना चाहिए?
तो देखिए काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड बना है स्टॉक में, और जिस तरीके से अब स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आते हुए दिखा है, स्टॉक अपने अगर मल्टी मंथ ब्रेकआउट भी अगर हम बोले तो यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो पिछले 5-6 महीनों से एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आया है, और हमें लगता है जिस तरीके से अब स्टॉक 23,500 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो करीब 25,000 की तरफ भी बन सकता है। तो यहाँ पे बने ही रहने की सलाह है, जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रहे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस 23,300 के आसपास ट्रेल कर ले, और टारगेट हमें लगता है 25,000 फ्रेश टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। 25,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, मेहमानों का हमारा जो पैनल है वो थोड़ा और बड़ा हो गया है। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं रचित खंडेलवाल जी बीएनके कैपिटल से। रचित जी बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। और शुरुआत आपके, मैंने थोड़ी देर पहले राय ली आईआरसीटीसी पे, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया बाद में कि आईआरसीटीसी आपने सुबह सुबह रिकमेंड किया था। एक बार आपके टारगेट स्टॉप लॉस भी जरा चेक कर लेते हैं। टारगेट आपने आईआरसीटीसी पे दिया था सुबह के समय, वो था 648 का। आईआरसीटीसी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जरा चेक किया जाए कि टारगेट जो है वो हिट हो गए, और अगर हिट हो गए हैं तो फिर क्या किया जाए। आईआरसीटीसी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले आईआरसीटीसी में देखिए तेजी अच्छी खासी बनी है, और बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो है वो ये तेजी बनती हुई दिख रही है। आप देखिए 3.5% के आसपास ये शेयर अभी ऊपर है, 649.50, यानी टारगेट तो हिट हो गए। 652 का हाई लगाया है, पहला टारगेट तो हिट हो गया है। रचित जी क्या करना है, पहला टारगेट हिट हुआ है, वेट करें दूसरे टारगेट के लिए या निकलना है? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से वॉल्यूम बेस्ड मूवमेंट आ रहा है अभी फॉर द टाइम बीइंग, इसमें हमें बने रहना चाहिए। और अब स्टॉप लॉसेस जो है वो हम रिवाइज कर लेते हैं। 629 630 और लेवल्स पे बाइंग कॉल जनरेट करी थी। 636 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, और अभी आप इसमें आराम से अपनी पोजीशन बना के रखें। जिन लोगों ने बुक कर लिया कोई बात नहीं, उनके लिए हम अभी दूसरी कॉल लाए हैं। जैसे ही आप बोलेंगे हम वो कॉल भी सामने रख देंगे। बिल्कुल, फिर शुभ काम में देरी क्यों, ये पहले करते हैं। चलिए बताइए। बिल्कुल, देखिए अभी आपने हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात करी है। एवीबी हमने सुबह डिस्कस किया था, अच्छा मूवमेंट कर रहा है। उसी स्पेस से श्नाइडर हम लेकर आए हैं, 928 लेवल्स पे चल रहा है, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, 890 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, और जहां तक टारगेट्स की बात है 974 और 1040, इन दो टारगेट्स के लिए एक फोर्टनाइट के लिए आप इसमें पोजीशन बना के जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि ये लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल जाएंगे। चलिए ये तो बढ़िया। फिर श्नाइडर इलेक्ट्रिक के ऊपर एक और कॉल आपको मिल गई है, और आप ये टारगेट और स्टॉप लॉस अपनी स्क्रीन पर जैसे ही आते हैं आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जरा आस्था जी के पास चलते हैं। आस्था जी से एक सवाल पूछते हैं। पेस डिजिटेक के ऊपर एक सवाल है हमारा। अभी देखिए शेयर में अच्छी खासी 4.5% की तेजी है। खबर ये थी कि इस कंपनी को ऑर्डर मिला था रेल टेल से, कोई एक 70-80 नहीं 90 करोड़ के आसपास का, 89 करोड़ का ऑर्डर था, और शेयर जो है वो अभी देखिए 4.5% की तेजी दिखा रहा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। आस्था जी क्या करना है पेस डिजिटेक में अभी, क्या ये तेजी और बढ़ती हुई दिख रही है चार्ट्स पे आपको? देखिए जिस तरह से हमने देखा कि पेस डिजिटेक का आईपीओ भी आया था, तकरीबन मेरे को जहां तक ध्यान आता है 3 अक्टूबर के आसपास था, और उसके आईपीओ प्राइस से तो अभी भी ये नीचे चल रहा है। 219 का आईपीओ, 200 के आसपास के आईपीओ प्राइस थे, और उसके बावजूद भी देखे तो अभी भी ये वीकनेस दिख रही है। मुझे ये लगता है कि ये वीकनेस थोड़ा अभी और जारी रह सकती है। तो इस स्टॉक में तेजी जो बनेगी वो अभी नहीं बनेगी, उसको तेजी में आना है तो 195 के ऊपर टिकना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 195 के ऊपर टिकता है तो फिर ये तेजी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जो फर्दर 220 220 तक इसको लेके जाएगी। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बाइंग की कॉल लेनी चाहिए। इसमें किसी ने अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो जस्ट वेट एंड वॉच विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 170। ओके, 170 का स्टॉप लॉस, वेट एंड वॉच का नजरिया फिलहाल पेस डिजिटेक में हमें मिलता हुआ। E2E इंफ्रा के स्टॉक को पुल अप करेंगे। अंशुल, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, ये वही स्टॉक है जहां कल हमने जबरदस्त एक्शन देखा था, मजबूती के बीच ये स्टॉक में बढ़िया तेजी 18-19% के गेंस नजर आए थे। पिछले एक महीने के चार्ट्स को अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 35% के गेंस ये स्टॉक ने दिखाए हैं। आज के सत्र में हम देख रहे हैं एक डिप जरूर है, लेकिन ताजा अभी एक खबर आई है, और वो खबर थी कि जीपीयू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलएनटी के साथ कंपनी ने करार किया है। E2E नेटवर्क्स 2899 2900 के लेवल्स पर करीब 3% की गिरावट। यहां पर कोई ट्रेड बनता है? मानसी, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा।
हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। 27 दिन में 71% चला है और अब सेकेंड डे ऑफ कंसोलिडेशन है। प्रोबेबली यहाँ 5 से 8 दिन और कंसोलिडेशन रहेगा मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए। मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद अगर ब्रेकआउट बनता है तो स्टॉक में 3100 से 3400 तक की अपसाइड बनती हुई दिख रही है। बट इस पूरे प्रोसेस में मूविंग एवरेज कैचअप होने में कम से कम 5 से 8 दिन लगेगा, तो स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। टाइटनेस कंप्लीट होने के बाद जब ब्रेकआउट बनेगा तो हम जरूर बाई कॉल वापस से इनिशिएट करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए विद अ टारगेट ऑफ 3400। ओके, 3,400 तक के लक्ष्य शॉर्ट टर्म बेसिस और लॉन्ग टर्म बेसिस कॉन्फिडेंस यहाँ पर E2E नेटवर्क्स पर 3,000 और उसके ऊपर के लेवल्स भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड, 3,400 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड यहाँ पर। आस्था जी, ऑटो स्पेस पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। GST 2.0 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ट्रेड डील जब होती दिखी और वहां पर जो न्यूज फ्लोज और डेवलपमेंट्स आते दिखे, उसके बाद काफी हद तक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई और इसी के चलते इंडियन ऑटो फर्म्स ने अपने केपेक्स प्लान्स को रिवाइज कर दिया है, रादर काफी बढ़ा दिया है। करीब 1 लाख करोड़ तक के केपेक्स प्लान्स बनाकर चल रहे हैं और इसमें टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने सबसे ज्यादा अग्रेसिव केपेक्स अनाउंस किए हैं, 33,000 से 35,000 करोड़ तक। ऑटो एंसरी में हमने मूव्स भी देखे हैं पॉजिटिव। कैसे देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर को, और साथ ही ऑटो एंसरी में कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स आपके रेडार पर है तो बताइए। देखिए, सेक्टर तो नो डाउट अच्छा ही लग रहा है। जिस तरह का ये अब केपेक्स प्लान कर रहे हैं, ये देखना जरूरी होगा कि केपेक्स की फंडिंग की किस रूट से की जाएगी, तो अभी उस पे जरूर एक नजर बनानी चाहिए। बाकी अगर ऑटो या फिर ऑटो एंसिलरी स्पेस की बात करें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस स्पेशली काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद आ रही है, तो वहां पे बिल्कुल एक नजर बनाई जा सकती है। और कुछ एक स्टॉक्स जो मुझे लगते हैं, स्पेशली अगर मैं यहाँ पे ऑटो एंसिलरी स्पेस की बात करूं, तो वहां पे काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक तो जो पसंद आता है वो मिंडा कॉर्प है और वहां पे हम लोग पॉजिटिव है। तो मिंडा कॉर्प पे बिल्कुल यहाँ पे एक पोजीशन के लिए सोचा जा सकता है। अभी आज थोड़ा सा लोअर लेवल से एक रिकवरी दिखाई है, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ थोड़ी और रिकवरी आए, तकरीबन 600 के आसपास तो खरीदारी के मौके तलाशे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय आपको मिंडा कॉर्प के ऊपर। चलिए एक शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और वो शेयर है GMDC का। खबर ब्लूमबर्ग के हवाले से ये है कि इंडिया और ब्राजील जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अपने टाइज जो है वो थोड़े डीपेन करने वाले हैं। कुछ चर्चा वहां पे चल रही है, कुछ बज़ वहां पे है। और देखिए शेयर जो है वो आज 3-3.5% तक चढ़ गया था, हालांकि अब थोड़ी सी करेक्शन आ गई है। 11 बजे के आसपास ये खबर आई थी और अब जो है वो तेजी 2% के आसपास की रह गई है। जरा चेक करा लेते हैं इस पर कि क्या राय अमोल जी की बनती है। अमोल जी जरा एक बार चेक कीजिए GMDC की क्या कोई ट्रेड यहाँ बनता है क्या? जी, आई थिंक कोई सपोर्ट लेवल के ऊपर अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो ये लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। 540 एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट निकल के आ रहा है, वहीं पे करेक्शन खत्म होकर एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन बनते हुए हमने डेली चार्ट्स पे देखा है। यही सेटअप अगर कंटिन्यू रहता है तो ऑन द हायर साइड पोजिशनली ये स्टॉक कहीं ना कहीं वापस से उसके प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन यानी कि 620 630 की तरफ बढ़ता हुआ भी देखने को मिल सकता है। हाउएवर बिलो 540 अगर ये ब्रेक कर देता है तो थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज होगा, अदरवाइज सेटअप पॉजिटिव है। बिल्कुल सेटअप पॉजिटिव है। चलिए वायर एंड केबल सेगमेंट पे जरा फोकस करते हैं। एक शेयर आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं, RR काबिल का। RR काबिल में अचानक पिछले 1 घंटे में ना तेजी बढ़ी है। आप देखिए 2 बजे के आसपास ये 1424 के आसपास के भाव पे था, अभी अचानक से 1444, 20 रुपए तुरंत ऊपर गया है। क्या हो गया चार्ट के ऊपर, जरा चेक करा लेते हैं एक बार। राजेश पालविया जी से पूछते हैं। राजेश जी जरा एक बार RR काबिल चेक कीजिए, जरा कुछ मौके बन रहे हैं क्या यहाँ पे? तो देखिए आज वायर रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है। बीट KEI देखें, पॉलीकैब देखें, ये सभी स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बना है। RR केबल में अगर देखें तो ओवरऑल अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों में। स्टॉक में अभी जो मेजर सप्लाई जोन है वो करीब है 1470 के आसपास। वो लेवल का अगर ये ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे फिर एक अच्छी तेजी जो कि 1550 1600 की तरफ भी आते हुए दिख सकती है। पिछले 2-3 हफ्तों में देखें तो स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिला, जिसपे कि अभी यहाँ पे 1390 से लेके 1400 के रेंज पे इसका एक अच्छा सपोर्ट बिल्ट होते हुए दिख रहा है। तो 1400 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। 1470 के ब्रेकआउट के बाद पोजीशन और भी ऐड की जा सकती है या टारगेट जो प्रोजेक्ट किए जाएंगे देन 1550 1600 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है आपको RR काबिल के ऊपर।
एक शेयर जरा फोकस में लेकर आते हैं। आस्था जी से ये सवाल हम पूछेंगे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, ऑटो पार्ट्स इक्विपमेंट की कंपनी है ये, और एक साल में देखें ना तो बहुत खास कुछ किया नहीं है। एक साल पहले जिस भाव पे थी कंपनी ना, लगभग उसी आसपास के भाव पर है अभी भी, लेकिन पिछले एक महीने में थोड़ा बज़ क्रिएट हुआ है। 8.5-9% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, और आज जो है वो 4% के आसपास, 5% अभी बात करते करते ये जो है वो तेजी बढ़ती हुई जा रही है। 5% के आसपास तेजी हो रही है यहाँ पर। क्या कुछ मौके यहाँ बन सकते हैं? आस्था जी से जरा चेक करा लिया जाए। आस्था जी एक बार देखिए जरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट के शेयर को। जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये कल भी हमारे रडार पे था और हमने इस पे बाइंग कॉल भी जनरेट किया था, और आज अच्छा खासा ये 4% की तेजी दिखा रहा है। मुझे लगता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में ये जो तेजी है ये आगे भी जारी रहेगी। 2584 के आसपास अभी ये चल रहा है। मेरे हिसाब से पहला लेवल जो इसमें देखने को मिलेगा वो 2650 का रहेगा, और जो दूसरा लेवल इसमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे 2700 और 2750 तक के भी हमें आगे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मैं इसकी जो रैली देख रही हूँ वो 2750 तक की मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देख रही हूँ। बिल्कुल इसमें नई पोजीशन भी बनाई जा सकती है, लिया हुआ है तो भी होल्ड किया जा सकता है। इन बोथ केसेस जो स्टॉप लॉस मेंटेन होगा वो लगभग 2410 का रहेगा, और टारगेट 2650 से 2750 तक के रहेंगे। 2650, 2750 के टारगेट जो है वो आपको मिल सकते हैं, बड़े टारगेट यहाँ से, और 2410 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ये ट्रेड सजेस्ट कर रही है आस्था जी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में उन्हें अच्छे मौके दिखाई देते हैं, यहाँ से अपसाइड और उनको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आस्था जी, इसी के साथ बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय देने के लिए। चलिए अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो तमाम एक्शन वाले शेयर और भी हैं हमारे पास, BTST STBT के आइडियाज भी हैं, और अगले हफ्ते की तैयारी तो करनी ही है। तो एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और आप इस बीच देखिए बाजार की हालत अगर आप देखेंगे तो 2 बजे जहां हमने शुरुआत की थी लगभग उसी आसपास के, या उससे आप कहें तो थोड़ा सा ऊपर 130-40 अंकों के आसपास हमने शुरुआत की थी जब ऊपर था निफ्टी, और 170 पॉइंट के आसपास इस वक्त जो है वो निफ्टी ऊपर है। सेंसेक्स में जो तेजी है वो थोड़ी बढ़ती हुई 500 अंकों के आसपास की तेजी वहां आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक भी 550 अंक ऊपर इस वक्त चढ़ा हुआ है। तो ये इस वक्त थोड़ी सी तेजी हल्की सी बढ़ती हुई, जैसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर ये तेजी सस्टेन करती है तो थोड़ा एक हैप्पी वीकेंड की तरफ हम जो है वो अपना मूड बना सकते हैं कि हाँ चलिए वीकेंड अच्छा होने जा रहा है कम से कम। और जो हम कहते हैं कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, कम से कम वैसा वाला फ्राइडे ना जाए, ये हम कोशिश करते हैं। देखते हैं बाजार में क्या होता है आगे। चलिए एक शेयर की तरफ इस बीच फोकस करते हैं। कुछ शेयर जो है वो 52 वीक हाई के आसपास पहुंच गए हैं, और उनमें एक शेयर है PSU बैंकिंग सेक्टर से केनरा बैंक का शेयर। 3% की तेजी लगभग दिख रही है इस शेयर में अभी के आसपास। आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं केनरा बैंक को, 3.5-3% के आसपास की तेजी, और अच्छी जो वो अभिषेक कहते हैं ना कि तेजी की मजबूत इमारत, वैसे ही कुछ मजबूत इमारत बनती हुई दिख रही है और टिकी हुई है वो तेजी। आप देखिए कि लगातार सस्टेन्ड है तेजी। एक राय प्रदीप जी से लेते हैं। प्रदीप जी, केनरा बैंक क्या करें, कुछ मौके बन रहे हैं क्या? जी देखिए, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने कॉल भी दिया था क्लाइंट को, 125 से हम लॉन्ग है इसमें, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। सो हमें लगता है कि शॉर्ट टाइम में ये मोमेंटम आपको ऑलमोस्ट 168-70 तक लेके जा सकता है। अगर किसी का व्यू एटलीस्ट मिनिमम 1.5 से 2 महीने का है, आप बने रहिए, और जिनके पास ऑलरेडी है आपको तो बने इसमें एकदम रहना ही है। तो एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा 141 के रेंज पे, एंड होल्ड कीजिए। ठीक है, केनरा बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। अच्छा, 2 शेयर मैं पूछूंगा प्रदीप, आपसे ही राय लूंगा, और मैं ये बिल्कुल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। CSB बैंक ने पैसे बना के बहुत दिए, एक समय था कि आप भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे, लेकिन अब ये लगातार हम देखने की पिटाई का शिकार हो रहा है। आज गिरावट लगभग 3% के आसपास की है, और JK टायर में हमने बढ़िया परफॉर्मेंस देखी, 600 रुपये के ऊपर ये शेयर निकला, और वहाँ से हम प्रॉफिट टेकिंग का दौर देख रहे हैं। क्या एग्जिट कर ले इन्वेस्टर्स, और अगर हाँ तो कुछ बढ़िया विकल्प बताइए आप। ये मुझे लगता है कि CSB बैंक का एक शॉर्ट टर्म पिक था, वो उसका टारगेट भी आया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत मिड टू लॉन्ग टर्म में व्यू बना नहीं पा रहा हूँ। जब तक ये स्टॉक अगेन 435 440 के जोन के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे कुछ भी अपसाइड पॉसिबिलिटीज नहीं देख पा रहा हूँ। इनफैक्ट एक सपोर्ट अभी भी दूरी है, ऑलमोस्ट 346 350 के रेंज पे है। तो अगर किसी के पास भी बाई चांस होल्ड करके आपने रखा है, या तो 385 90 के आसपास आपका बाइंग है, आप 345 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसके नीचे जाने पे और खराब हो सकता है,
फ्रेश बाय नहीं करना है। जिनके पास है आप बने रहिए 345 के स्टॉप लॉस। जेके टायर फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अगर हम देखेंगे वीकली चार्ट पे ओवरऑल एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, रिसेंटली चला भी था 605 के आसपास, टॉप बना के थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद वीकली चार्ट में फिर से हेल्दी करेक्शंस पे वो रिविजिट हो रहा है अपना ब्रेकआउट जोन, तो हमें बने रहना है। इनफैक्ट फ्रेश बाइंग अभी अपॉर्चुनिटी भी इसमें है। सो जेके टायर ये सबको रहना है, लेकिन सीएसबी बैंक मुझे लगता है कि फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए या स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आपको। ठीक है, जेके टायर और सीएसबी बैंक को लेकर ये भी हो गया। हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल भी जुड़ गए हैं। रचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। अंशुल जी, आपने जरा एनटीपीसी का जरा चार्ट चेक कीजिए। एनटीपीसी को देख के ऐसा लग रहा है कि एनटीपीसी यहां से और उड़ान भरने के लिए तैयार है और फ्रेश लॉन्ग एडिशन इसमें काफी हुए हैं। आपके राय क्या होगी एनटीपीसी को लेकर? अंशुल जी, अनम्यूट कीजिए। सॉरी सर, देखिए एनटीपीसी में 215 दिन की रेंज बनी थी जिसका ब्रेकआउट आया था 5 फरवरी को। उसके बाद से 8 दिन कंसोलिडेट करके आज फाइनली ओपन लो के साथ मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है, तो स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस अब ब्रेकआउट पॉइंट का ही लगा लेना चाहिए 361 का, और ऊपर में टारगेट 395 रुपीज तक के आ सकते हैं। थोड़ा सा स्लो मूवर है तो प्रोबेबली 3 से 4 सेशन लग सकते हैं, बट जब तक 360 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है 395 तक के टारगेट मिलने चाहिए। ठीक है, 395 तक के टारगेट्स मिलने चाहिए एनटीपीसी अभी आस्था जैन हमारे साथ थी, उन्होंने भी एनटीपीसी को रेकमेंड किया है और इस पर आप निश्चित तौर पर नज़र बना के चलिए। बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे, अच्छी बात क्या है कि देखिए शुक्रवार के बावजूद भी ना जो गेंस हैं निफ्टी ने उसको होल्ड किया हुआ है। हालांकि 25,600 एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो उसके इर्द गिर्द ही आपको निफ्टी घूमता दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 61,200 रुपए के ऊपर जाकर 61,200 के ऊपर जाकर टिकने की कोशिश कर रहा है और बाजार में लगभग बुल्स और बेयर्स के बीच में बराबरी का मामला है। अगर आप मार्केट की ब्रेड्थ देखेंगे ना एडवांस डिक्लाइन को, तो करीब 1450 शेयर तेजी वाले हैं और उससे थोड़ी सी ही ज्यादा शेयर इस वक्त आपको गिरावट वाले दिखाई देंगे। इस वक्त निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो है हिंडाल्को में बढ़िया स्ट्रेंथ है और लगातार 3 सत्र की तेजी के बाद ये शेयर आ गया है 900 रुपए के ऊपर। रशीद भाई, हिंडाल्को क्या कह रहा है? क्या इसमें नए लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए? देखिए सर, जिस तरीके से अभी हिंडाल्को मूव कर रहा है, अगर चाहें तो जरूर आप एक बार फ्रेश लॉन्ग ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी इतना अप मूव अराउंड द ईयर दिखा चुका है, एक स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी। स्टॉप लॉस आपका निकल के आता है 896 का। 896 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 971 का होगा पहला लेवल और 971 के सस्टेन करने के बाद 996 तक भी दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय आपको हिंडाल्को के ऊपर मिली है। लेकिन चलिए थोड़ा एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। स्पाइसजेट को आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं, स्पाइसजेट का शेयर लेकर आते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है वो गिरावट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखी है। पिछले 1 साल की अगर आप बात करेंगे ना तो 65% के आसपास ये शेयर करेक्ट हो गया है और 10 साल के निचले स्तर पर आ गया है। आखिर ऐसा क्या हो गया स्पाइसजेट के अंदर, जरा एक बार पूछ लेते हैं अभिषेक से, क्योंकि उन्होंने पूरी रिसर्च इसके पीछे की है, पढ़ा है कि आखिर क्या परेशानियां चल रही हैं स्पाइसजेट के अंदर। अभिषेक, एक बार बताइए, जरा दर्शकों को भी शेयर कीजिए कि क्या परेशानी आखिर स्पाइसजेट के अंदर हो रही हैं। देखिए, स्पाइसजेट के लिए परेशानियां कई सारी हैं और 2015 में अजय सिंह जो कि मौजूदा सीएमडी हैं कंपनी के, उन्होंने मारन फैमिली से इसको अक्वायर किया था, करीब 55% के आसपास का स्टेक लिया था और तभी जो भाव अभी हैं इसके 15 से 20 रुपए की रेंज में यही प्राइसेस थे और ऐसा लगा कि फॉर्चून चेंज हो जाएगा स्पाइसजेट का और उसके बाद हमने शेयर को थोड़ा दौड़ लगाते हुए देखा भी। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि फिर से 10-11 साल पुराने जो स्तर थे उसके आसपास आके आपको स्पाइसजेट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा और लगातार कंपनी ये मार्केट शेयर लूज कर रही है। लेसर्स की तरफ से प्रॉब्लम आई है। अभी एक नया प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश सरकार ने कुछ उनके ड्यूज थे उसको नहीं चुकाने के लिए इस पर बैन लगा दिया है। तो दिक्कतें बहुत सारी हैं और कंपनी का शेयर 1 साल में 65% टूटकर ये अब ये 10 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है।
देखिए क्वार्टर 3 में इनके मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हुई है, 4% का मार्केट शेयर उन्होंने रिपोर्ट किया है। लेकिन इसकी वजह ये रही है कि हमने देखा था कि लास्ट क्वार्टर में नवंबर में दिसंबर में इंडिगो ने काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन फेस किया, उनकी उड़ान संकट का फायदा स्पाइसजेट को भी मिला। लेकिन दिक्कतें बहुत सारी हैं और घाटे से ये कंपनी उबर नहीं पा रही है। दिसंबर तिमाही में भी जो घाटा रहा है वो 262 करोड़ रुपए का रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के जो तिमाहियां रही हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, आप देखेंगे कि क्वार्टर 1 में 234 करोड़ का घाटा, क्वार्टर 2 में 621 करोड़ का घाटा, उसके बाद क्वार्टर 3 में 262 करोड़ रुपए घाटा। तो ये घाटा कम नहीं हो रहा है और जो फाइनेंशियल जो ट्रैप है उससे निकलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और फंडिंग के रास्ते भी खुल नहीं पा रहे और ऐसा लग नहीं रहा कि बैंक्स इस पर दांव लगाएंगे। अब ये रिकवरी आएगी या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या बॉटम बन गया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अनिश्चितता की स्थिति है। आप ये देखिए कि मार्केट शेयर जो सितंबर में करीब 2% का था वो बढ़ के दिसंबर में 4.25% का हुआ है। कितना सस्टेन होगा पता नहीं, अब लेटेस्ट डेटा का इंतजार है। तीसरी तिमाही में क्षमता में 56% का इन्होंने विस्तार किया। इसके अलावा जो अवेलेबल सीट किलोमीटर्स जो हैं ASKM वो 55 करोड़ से बढ़कर 105 करोड़, ये एक की मेट्रिक होता है इस कंपनी के लिए। इसके अलावा फ्लीट की संख्या को 60 और डेली जो इनके फ्लाइट्स है उसकी संख्या को बढ़ाकर 300 करने का लक्ष्य है। और अभी रिसेंटली खबर आई थी कि अपनी फ्लीट में 10 एयरक्राफ्ट जोड़ने के लिए कंपनी ने MOU किया है। तो कुछ कुछ कोर्स करेक्शन कंपनी कर रही है, लेकिन निवेशकों का भरोसा नहीं लौट रहा है स्पाइसजेट को लेकर और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। आप ये देखिए कि इनके मार्केट शेयर आप देखिए, जनवरी 2023 यानी कि 2023 की शुरुआत में मार्केट शेयर का शेयर था करीब 7.25%। जनवरी 2024 में गिर के आ गया 5.6%। जनवरी 2025 में ये था 3.2% पर और अभी इस साल के जो लेटेस्ट डेटा है उसका इंतजार है। जो हमारे दिसंबर क्वार्टर के जो डेटा है वो तो 4% के हैं। तो लगातार मार्केट शेयर लूज किया है और कहां इंटरग्लोब एविएशन जो लगभग 62-63% के आसपास के मार्केट शेयर पर कंपनी बैठी है और ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है। और ये सीधे सीधे आप देखेंगे कि इनके स्टॉक प्राइस में भी आपको रिफ्लेक्ट होंगे। महीने भर में करीब 32% शेयर टूटा है, 6 महीने में 53%, 1 साल में 64% और 5 साल की बात करें तो 81% की गिरावट। यानी कि पिछले अगर आप 5 साल देखेंगे या फिर 10 साल देखेंगे, जिन्होंने जिस लेवल पर ही पैसे लगाए हैं अपने पैसे उन्होंने गंवाए हैं और कोई राहत मिल नहीं रही है। पॉजिटिव खबरों को बाजार बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है और आज फिर से हम देख रहे हैं कि ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है और भाव रह गए 16 रुपए के आसपास के। बिल्कुल, तो ये स्पाइसजेट के ऊपर पूरी रिसर्च है कि क्या परेशानी आखिर है शेयर के अंदर और क्या व्यू जो है वो ब्रोकरेजेस के हैं। लेकिन एक काम करते हैं, इस पर जरा राय लेते हैं एक बार प्रदीप जी से भी कि प्रदीप जी क्या कहते हैं स्पाइसजेट के ऊपर, क्या कोई राय रखते भी हैं या नहीं। प्रदीप जी जरा बताइए स्पाइसजेट पे क्या रुख है आपका। जी देखिए, ऑलरेडी अभिषेक जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड जैसे कि FY26 में ही हमने देखा है Q3 में 261 करोड़ का लॉस एंड Q2 में भी हमने देखा है ऑलमोस्ट 622 करोड़ के लॉस। और लगभग देखेंगे टेक्निकली भी अगर मैं इसको बताता हूं तो लगातार 100, 255 लगातार जितने भी एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस है इसके नीचे चल रहा है। टेक्निकली हम जितने भी पैरामीटर्स देखते हैं ऑल पैरामीटर्स में ये नेगेटिव ही है। इनफैक्ट पर्सनली मैं ट्रैवल भी किया था जिंदगी में एक बार स्पाइसजेट में, 3 बार तो मेरा कैंसिल हुआ है। उसके बाद तो मैंने खुद ऐसा मतलब एक डिसिप्लिन में मेंटेन कर रहा हूँ कि नहीं जाऊंगा, लेकिन स्पाइसजेट में मैं नहीं जाने वाला। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक 10 रुपीज ऑन द वे कमिंग सून, इसीलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का एक भरोसा इसके अंदर नहीं हो रहा है। एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा नहीं था। सो मैं समझता हूँ अगर किसी के पास भी है, कुछ भी उछाल मिलता है कभी भी आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। ये सेम कंपनी आपको PC ज्वेलर, सेम कंपनी आपको ऐसे ही सेम पैटर्न आपको ओला के साथ होते हुए दिखाई दिया है। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी हमने 30-35 में मल्टीपल टाइम भी डिस्कशन किया था, अभी 16 पे है। मुझे लगता है कि 11-10 ऑन द वे, तो बिल्कुल निवेश तो नहीं करना चाहिए और जिनके पास है कुछ भी उछाल मिलता है तो आपको एक बार एग्जिट भी करना चाहिए। एकदम सख्त मनाही है प्रदीप जी की तरफ से, कोई नया निवेश ना करें और अगर उछाल मिलता है तो वहां से आप निश्चित तौर पे बिकवाली करें, मुनाफा वसूली करें और निकल जाएं। मुनाफा वसूली तो खैर क्या ही करेंगे, मुनाफा तो होगा नहीं आपका, लेकिन हाँ आप इसको निश्चित तौर पे एग्जिट की स्ट्रेटजी अपनाएं। 11-10 रुपए के भाव जो है वो नीचे के लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये जो ट्रैवल और टूर वाली थीम है ना उसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे, एक और शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। अब निफ्टी करीब करीब 125 अंकों के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आया है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 61,200 के नीचे आकर 425 अंकों के गेंस पर कारोबार कर रहा है। इस बीच आप देखिए एबीबी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से कुछ कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं और हमने देखा था कि जो नंबर आए थे ना उसमें प्रॉफिट तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 18% गिरा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और रिकॉर्ड ऑर्डर बुक अगर हम पिछले साल की बात करें 2025 की बात करें और उसके दम पर हमने शेयर में तेजी देखी। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इसमें आई है, थोड़ी नहीं काफी आ गई अब तो, क्योंकि आज का हाई जो है वो इसका है 6,246 का, फिलहाल 5,980 पर है। ये 6,000 रुपए के नीचे आके कारोबार करता हुआ आपको शेयर नजर आएगा। कुछ अपडेट्स हैं कि केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटो सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, 23 बाजारों में मजबूत पकड़ है, तो इन अपडेट्स पर नजर रखिएगा। लेकिन एक अपडेट और आ रहा है, वो आ रहा है इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर और हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर बड़ा अपडेट दिया है। उनका कहना है कि ट्रेड डील अप्रैल तक लागू हो सकती है और इसके अलावा नए एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स पर क्या बड़े ऐलान किए उन्होंने। इस पूरे डिटेल के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, निश्चित तौर पर एक एनकरेजिंग साइन कि ये ट्रेड डील कंक्लूड हो जाएगी अप्रैल तक। बताइए क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी है कि 23 फरवरी को इंडिया के चीफ नेगोशिएटर की अध्यक्षता में एक टीम यूनाइटेड स्टेट्स जा रही है और इंडिया यूएस ट्रेड डील से संबंधित जो बातचीत है उसकी शुरुआत होगी, यानी कि आगे का जो रास्ता है वो निर्धारित किया जाएगा। दरअसल जो नेक्स्ट स्टेप है इंडिया यूएस ट्रेड डील में, खासकर जॉइंट स्टेटमेंट के बाद, वो लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने का है और उसी से संबंधित बातचीत करने के लिए ये जो टीम है वो यूएस दौरे पर जा रही है। 4-5 दिन तक टीम वहाँ पे रहेगी और यूएस ऑफिशियल के साथ बातचीत करेगी और जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसको लीगल फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि मार्च महीने के आखिर तक जो औपचारिक दस्तखत हैं डील पर वो कर लिए जाएंगे दोनों ही देशों की तरफ से और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल अप्रैल तक इंडिया यूएस ट्रेड डील ऑपरेशन में आ जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको कि सरकार ने कंफर्म किया है, वाणिज्य मंत्री ने खुद इसको कंफर्म किया है। साथ ही साथ जहां तक 18% यूएस टैरिफ का सवाल है जिसकी घोषणा यूएस ने की थी, उससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो इस महीने के आखिर तक आ सकता है, इस बात की संभावना है। इस बात की संभावना कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स दिखा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि 18% टैरिफ से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते ही इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ आज कॉमर्स मिनिस्टर ने 7 न्यू कंपोनेंट्स से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो जारी किए। दरअसल एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत जो ये कंपोनेंट्स जिसकी घोषणा कैबिनेट ने पहले की थी, उसके गाइडलाइंस आज जारी किए गए हैं ताकि एक्सपोर्टर्स को किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। तो मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जहां पर एक्सपोर्टर्स को इन कंपोनेंट्स के तहत फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इंटर सबवेंशन बेनिफिट, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फंड, वेयर हाउसिंग के लिए फंड, इस तमाम तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे और उससे संबंधित गाइडलाइंस आज कॉमर्स मिनिस्टर ने जारी किए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोनों ही प्रोस्पेक्ट से, जहां पर एक तरफ सरकार एक्सपोर्टर्स को हैंड होल्डिंग उपलब्ध करा रही है जो डोमेस्टिक स्कीम्स है उसके जरिए, और दूसरी तरफ एक्सटर्नल फ्रंट पर अगर आप देखें तो इंडिया यूएस ट्रेड डील जहां पे हमारा मेजर स्टेक है उसको भी उस उम्मीद ये की जा रही है कि अप्रैल तक उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा अपडेट आ रहा है ये पीयूष गोयल की तरफ से इंडिया यूएस ट्रेड डील के फ्रंट पर। लेकिन चलिए, इस हफ्ते का बाजार का सत्र कंक्लूड होने में 10 मिनट के आसपास का समय रह गया है। अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेड लेके आपको जाना है, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के अपने एक्सपर्ट से समझते हैं। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए कहां पर कन्विक्शन है, क्या बीटीएसटी करें? अभिषेक सर, मैंने कॉल दिया था अभी दोपहर कोई थर्मैक्स का, तो मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना चाहिए। 3152 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ से बाई करते तो इमीडिएट लेवल पे हमें 3250, उसके बाद 3400 के आसपास का टारगेट नेक्स्ट वीक तक 3 से 4 दिन अगर होल्ड करके जाएंगे तो मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। 3050 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, फ्रेश बाई करके जाइए। ठीक है, थर्मिक्स ऑलरेडी 5% ऊपर। प्रदीप, आपसे पूछते हैं तो आप तो नए कॉल देते हैं। ये
मतलब ठीक है, थर्मिक सर लोग लेके जाएंगे। एक्चुअली कोई नई नया ट्रेड नहीं है आपके पास? आज आज अभी अभी कोई नया ट्रेडिंग नहीं होगा क्योंकि फ्राइडे है। मैं थोड़ा फ्री रहना पसंद करता हूँ, और क्योंकि अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रहा है, मैं समझता हूँ कि जो ट्रेड मैं दूंगा फ्रेश मंडे आके ही देने वाला हूँ। अरे आप फ्री हो जाइए, देखिए क्या दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, अगर कनेक्शन नहीं है, बात सही है। अच्छा, दिक्कत क्या है ना कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉजिटिव खबर आ गई अगर वीकेंड के दौरान, तो फिर ये बड़े गैप के साथ खुलेगा, क्योंकि हम सोमवार को ना एक शॉर्ट कवरिंग मूव बाजार में देख सकते हैं, क्योंकि फिर एक्सपायरी भी है मंगलवार की। तो ठीक है, बढ़िया स्ट्रेटजी है, कोई बात सर नहीं। मैं तो इसके सर जाते Hyundai जाते, मोटर इंडिया अचानक से शेयर में, हाँ कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो जाते जाते देना चाहता हूँ, लेकिन रचित जी ने डरा के रखा है सबको, तो इसीलिए दे नहीं पा रहे। नहीं, रचित जी को क्यों चिपका दिया आपने? वो तो बेचारे देखो बहुत चक्के रह गए आपके चलते हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। खैर, तो रचित जी ने डरा क्या? रचित जी के पास कोई ट्रेड नहीं किया? पहले रचित जी से समझ लेते हैं, उसके बाद में Hyundai मोटर इंडिया का शेयर जरा लेकर आएगा। अचानक से एक अपटिक आया है और 2200 वाला शेयर 2300 का हो गया एक झटके में, कुछ मिनटों में। इस पर भी अपडेट लेंगे कि आखिर क्या हुआ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन रचित जी, कोई BTST कोई ट्रेड आपके पास है? और ये जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि आपने डरा के रखा हुआ, क्या मामला है सर ये? सर एक्चुअली क्या है अभिषेक सर, बहुत पुराना रिश्ता है और छोटे भाई जैसे हैं। तो लिटरली हाल ये है कि वो नहीं होता घर में जब कोई कांड हो जाता है तो बड़े भाई को आगे कर देते हैं कि नहीं ये संभालेंगे। बिल्कुल वही इन्होंने पैतरा अपनाया है। तो इनकी बात को मैं सर आंखों पे मान के चलता हूँ कि हाँ, जो सुबह से कंटिन्यूसली मैं बात कर रहा हूँ और वीक की स्टार्टिंग से जो कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ। आप देखिए सर, एक चीज मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। अभी हमने पैक्स सिलिका का भी एग्रीमेंट साइन होते हुए देखा था, और पैक्सिला के अग्रीमेंट के बाद निफ्टी आईटी ग्रीन में आने की कोशिश पूरी किया बट सक्सीड नहीं हो पाया। और आज भी आप देखें इस पॉजिटिव मार्केट में भी जो निफ्टी आईटी है वो 1% से नीचे है। तो मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ, डर अपने आप लग रहा है तो ठीक है सर, लॉजिकल है। और इनके साथ साथ मैं भी सोच तो यही रहा था कि मैंने भी अपनी स्नाइडर की कॉल दी थी और स्नाइडर के साथ ही स्टिक अराउंड करूं। बट हाँ, उस दौरान ही एक कॉल थोड़ी सी ठीक लग रही है। बहुत मंडेन मूवमेंट अभी कर रही है, ट्राइकॉल लिमिटेड पे हम नजर डाल सकते हैं। जिस तरीके से आज ये मूव कर रहा है, हो सकता है मंडे को हमको एक ढंग का मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो ट्राइकॉल पे नजर डालें, क्योंकि आप देखें ऑल थ्रू आउट हमने ऑटो स्पेस में एक अच्छा मूवमेंट देखा है। और सेकंड बिगेस्ट सप्लायर है ये, अगर मीटर और इन सब चीजों की हम देखें ऑटो एंसिलरी यूनिट्स में, महिंद्रा, रॉयल इनफील्ड, सारे इनके क्लाइंट्स हैं। इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। मंडे को अगर मार्केट स्टेबल रहता है, हो सकता है आपको 612 और 612 के बाद 628 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। स्टॉप लॉस जरूरी है। 598 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, प्रिकॉल को लेकर ये व्यू हो गया। थोड़ा सा आपको नरम शेयर दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपके लिए मौके बन जाएंगे। एक बार जरा ना Hyundai मोटर की जिसकी हमने चर्चा की, एक बार जरा लेकर आ पाइए। 3 बजे अचानक से क्या हुआ? अब क्या कोई ये फ्रीक ट्रेड है, फैट फिंगर है? क्या इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ ऐसा हुआ है कि अचानक से शेयर 7-8% टंग गया और अब ऊपरी स्तरों से देखने की शेयर अचानक से ठंडा भी हो रहा है, तेजी रह गई है 4% के आसपास की, 2250 रुपए के भाव हैं। आज दिन भर ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब एक रेंज में Hyundai का शेयर कारोबार करता रहा और कोई खबर भी निकल के नहीं आई है, ना ही कोई ऐसे सेक्टर को लेकर कोई ऐसे अपडेट्स हैं कि शेयर में इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर आए। Hyundai मोटर को लेकर व्यू आपका, अंशुल जी? सर देखिए, कोई भी ऐसा पैटर्न भी नहीं था कि अचानक ऐसी कोई मूव आए, या मतलब कंप्लीटली साइडवेज है। पिछले 15 दिन से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में चल रहा है। ऊपर 2232 नहीं तोड़ रहा है, नीचे 2156 नहीं तोड़ रहा है। तो या तो कोई ना कोई न्यूज है जो अभी पता नहीं चली है, या फिर मे बी फैट फिंगर हो सकता है। बट ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि इसको ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड किया जाए या कुछ किया जाए। और सर अगर आप इजाजत दें तो BTST देना स्टार्ट कर दूं। बिल्कुल अंशुल जी, बताइए। जी
सर पहला एक ही स्टॉक रहेगा वोल्टास, 107 दिन का पैटर्न का रेंज का ब्रेकआउट आया है। उसके बाद आज पहला दिन है जहाँ 10 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट हुआ है, तो 1544 पे वोल्टास को बीटीएसटी करके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस नीचे रहेगा 1520 रुपए का और ऊपर में 1575 रुपए तक जा सकता है। और शो के स्टार्टिंग में लूमैक्स टेक दिया था 1710 में, 1730 का हाई बना है, 20 रुपए मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और उसके बदले वोल्टास लेके जाना चाहिए एज बीटीएसटी। ओके चलिए, तो फिर ल्यूमैक्स जो है वो बुक करने के लिए अंशुल जी 1755 के टारगेट थे आपके, उस तक रुकना नहीं है क्या ल्यूमैक्स में? सर वीकेंड है, अब मैं प्रदीप के साथ जाना चाहूंगा कि इतना रचित ने डरा दिया है ट्रुथ सोशल का, 20 रुपए मिल रहा है, ले दे के बुक करके जाएंगे, एक सिंगल वोल्टास कैरी करके चलते हैं। 2 गर्मी की थीम फेल हुई है तो प्रोबेबली तीसरी बार गर्मी की थीम फेल होनी नहीं चाहिए। वोल्टास में ठीक ठाक पैटर्न भी दिख रहा है तो इसी को कैरी करके जाएंगे। ठीक है, रचित जी सबको डरा रहे हैं, लेकिन रचित जी ने खुद ही आईआरसीटीसी की कॉल दी और कह रहे हैं कि इस वीकेंड में आप जो है वो घूमने फिरने जाइए। चलिए, घूमने फिरने वाली थीम एक और सेलेक्ट की है हमने, बीएलएस इंटरनेशनल का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वीजा सर्विसेज से जुड़ी कंपनी है, ट्रैवल सपोर्ट सर्विसेज से जुड़ी कंपनी है और देखिए शेयर जो है वो आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। पिछले एक महीने में 9-10% के आसपास करेक्ट हो चुका है बीएलएस इंटरनेशनल। क्या यहाँ कोई मौके बन सकते हैं क्या इस गिरावट में? रचित जी से ही पूछ लेते हैं, ट्रैवल टूरिज्म पे इनका अच्छा खासा फोकस है। सर देखिए, प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज अपडेट करना चाहूंगा, इसको हम बहुत टाइम से फोकस में रखे हुए। देयर वाज अ टाइम जब इंडियन ट्रैवल धीरे धीरे महंगा हो रहा था, इंटरनेशनल ट्रैवल लोगों का बढ़ रहा था, तो उसके बाद एक अपटिक हमने इसमें देखा भी था। बट प्रॉब्लम अब क्या हो गई, देखिए एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चल रही हैं, उसके साथ साथ आप देखें कि हम कहीं भी जैसे यूएस वीजा या कहीं भी आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं। और इसमें एक और आइसिंग ऑन द केक हो जाती है कि प्रमोटर होल्डिंग भी आपको धीरे धीरे लिक्विडेट होती हुई दिख रही है। अगर आप मान लीजिए कि ट्रेड डील हमारी सही टाइमली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो जाती है और थोड़ा सा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन कूल ऑफ हो जाता है, तो डेफिनेटली समर सीजन्स हैं और समर सीजन के बाद ऑटम में यूनिवर्सिटी एडमिशन्स भी हैं जो हम देखने को मिल सकता है एंड ग्रेजुअली उनसे आपको एक वॉल्यूम पिकअप देखने को मिलेगा। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं कहूंगा कि स्टे अवे इज द कॉल। ये नहीं कि इसका बिजनेस पूरा खराब हो गया है, बिजनेस जिस तरीके से चल रहा है 17 के पीई मल्टीपल्स पे आ गया है, अट्रैक्टिव तो लग रहा है, बट अनसर्टेन टाइम्स है तो थोड़ा सा अभी फॉर द टाइम बीइंग दूर रहेंगे। अगर सिचुएशन आपको क्लैरिटी देती है उसके बाद इसमें एक लॉन्ग बिल्डअप करेंगे, बट यहाँ पे भाग के पकड़ने वाला स्टॉक नहीं लग रहा है। ठीक है, बीएलएस को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और 120 अंकों की तेजी आज निफ्टी में हुई है। लास्ट आवर में थोड़ा सा हमने देखा है कि फ्राइडे वाला फैक्टर रहा और गेंस थोड़े कैप हो गए और 25,600 एक बड़ा हर्डल भी है निफ्टी के लिए और वहां पर हम देख रहे हैं कि देखिए एक ना बुल्स और बेयर के बीच में तगड़ी फाइट है। करीब करीब 1 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन इंटरेस्ट पुट में कॉल दोनों में हमें दिखाई दे रहे हैं। क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो फ्लेवर रहा ना वो रहे कैपिटल गुड्स वाले शेयर, क्योंकि एलएनटी ने बना दिया है नया रिकॉर्ड। आज सुबह हमने जिसकी चर्चा भी की थी और 2.5% ऊपर एलएनटी बंद हो रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शामिल है। एबीबी की बात करें तो 5% की तेजी रही। इसके अलावा हम बाकी भी शेयर हमने देखे कि कमिंस हो गया या फिर सीमेंस हो गया, ये भी शेयर आज के सत्र में चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये आज के फ्लेवर है। आईआरसीटीसी में बढ़िया रफ्तार रही, हिंडाल्को भी 3% चला है, आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा है। पावर और एनर्जी में एनटीपीसी कोल इंडिया में बाइंग रही है और कंजम्पशन में हमने देखा कि एचयूएल में आज स्ट्रेंथ हमने देखी है, लेकिन आईटी ने आज फिर से मूड खराब करने का काम किया है। और अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो आप देखेंगे कि निफ्टी आज गिरावट रही लगभग 1% के आसपास की। तो पिछले 3 सत्र से 1% करके ये इंडेक्स नीचे आ रहा है और अब 32,000 के आसपास आप निफ्टी आईटी को देखेंगे। कुल मिला जुला के हम ये कहेंगे कि एक राहत वाली क्लोजिंग आज के सत्र में रही है। कल जिस तरह से हमने बिकवाली का तूफान देखा था बाजार में, निफ्टी सेंचुरी लगाकर निफ्टी बैंक 400 अंकों पर 61,000 के ऊपर बंद हुआ है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा टिल्टेड रहा मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में। निफ्टी का हिट में भी आप देखेंगे तो ये
ठीक ठाक ही है, बेहतर है। थोड़ी अनिश्चितता होगी वीकेंड पर कि ट्रंप क्या करेंगे, किस तरह के बयान देंगे, क्रूड का क्या होगा, क्या क्रूड और भड़केगा, ये तमाम अनिश्चितताएं हैं। तो देखते हैं कि अब सोमवार को क्या होता है। ये 2 दिन बड़े क्रूशल रहने वाले हैं। वैसे भी ट्रंप ने एक तरह से ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है कि 10-15 दिनों में वो ईरान के ऊपर सैन्य कार्रवाई को लेकर फैसला ले लेंगे। पर ट्रंप है, ऐसा नहीं कि 10 दिन दिया तो 10 दिन का इंतजार करेंगे। 10 दिन मतलब वो कल भी हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी ट्रंप की तरफ से। लेकिन कुल मिला जुला के बाजार में आज हमने देखा कि 25,400 के सपोर्ट से अच्छी स्ट्रेंथ लौटी और 25,500 के ऊपर ठीक ठाक क्लोजिंग दी है और निफ्टी बैंक रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है। 61,200 के आसपास की क्लोजिंग आज के सत्र में हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आज हमने थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट बनती हुई देखी है, स्पेशली मिड कैप में इंडेक्स लेवल पर करीब आधे % के आसपास की तेजी रही, बिल्कुल निफ्टी की ही तर्ज पर। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारे तीनों एक्सपर्ट प्रदीप हल्दर का, अंशुल जैन का और रजत खंडेलवाल, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला। आप लोगों को हैप्पी वीकेंड, मस्ती कीजिए सर, एंजॉय कीजिए, कुछ बढ़िया ट्रेड्स वगैरह स्टडी कीजिएगा। सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल विकास को और मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की बात कराएंगे, अगले हफ्ते की तैयारी कहीं जाएगा नहीं।